विराजमान डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार स्वामी के चरणों में सत वंदन। उपस्थित उरणवासी, उरण बहुत समय से आने की इच्छा थी और आज सहज में ही एक ऐसा अवसर आ गया जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि इससे पूर्व भी बहुत बार हमने प्रयास किए पर वो सार्थक नहीं हुए। कुछ योग संयोग की ऐसी बात थी कि जब जब वाशी बेल्ट या उरण तक जाने की बात चली तब तब कोई ना कोई अंतराय आई है। पर आखिरकार क्योंकि गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है इस वर्ष, तो सहज ही वो जो अंतराय थी वो टूट गई, क्योंकि गुरु का कार्य है। गुरु के लिए एक थोड़ी जागरूकता बढ़े, ये हमारा एक प्रयास है। तो उत्थान में हमने यही एक कोशिश की कि पूरे मुंबई में कैसे भ्रमण किया जाए और भ्रमण करके कितना हम कनेक्ट कर सके लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कनेक्शन ड्राइव कोशिश किया, और जहाँ पर भी लोग उपस्थित होते हैं वहाँ हम सहज में पहुँच जाते हैं। हमको पता चलता है कि अच्छा भवन में कम लोग आते हैं, अमुक जगह जाएंगे तो ज़्यादा आएंगे, तो हम उधर पहुँच जाते हैं। तो हमारा कोई वो बैरियर नहीं था, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर तो हम कितना भी चल जाते थे। और यहाँ तक कितनी बार ऐसा भी होता था कि भाई ये अमुक बिल्डिंगें हैं, इसमें घर ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी पहुँच जाते। तो अभी वाधवा में भी हम गए थे। पर उरण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भी हमने बात पूछी तो लोगों ने एक ही बोला कि यहाँ पर महाराज आपको कहीं हम कष्ट नहीं देंगे, कहीं इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि भवन में भी अच्छी उपस्थिति होती है। तो ये बहुत विशिष्ट बात है। और उरण एक जागरूक समाज है। कई क्षेत्रों में हम जाते हैं तो हमको पता है कि पब्लिक लाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डालना पड़ता है तो पब्लिक आती है। पर उरण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विशेष बात है कि यहाँ पर कोई टॉपिक डालना ही नहीं पड़ता, टॉपिकलेस ऐसे ही लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कम गिने चुने क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ऐसा देखने को मौका मिलता है, और वो क्षेत्र ज़्यादातर सजग और जागरूक क्षेत्र होते हैं जिनको कोई टॉपिक की ज़रूरत नहीं होती है। वो विदाउट टॉपिक, बस महाराज है वही टॉपिक हमारा तो सबसे बड़ा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। अब आज जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ वो है सामायिक से संबंधित बात, क्योंकि उत्थान में हमारा जो पहला थीम था वो धर्म के बारे में था कि धर्म क्यों, क्या, कैसे। तो धर्म में एक चीज़ आती है सामायिक भी। जब हम तीसरी यात्रा में निकले तो उसमें हमने पारिवारिक उत्थान पर बल दिया, तो वो भी हम सुनेंगे। पर उससे पूर्व जो धर्म और सामायिक, इसके विषय में थोड़ा हम सुनना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा मॉडर्न तरीके से। क्योंकि वैसे तो सामायिक बहुत लोग करते ही है, पर सामायिक क्यों करते हैं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है। कि गुरुदेव फरमाते हैं शनिवार का सामायिक करना है, साध्वी श्री जी से भी प्रेरणा मिलती है, साधु संतों से प्रेरणा मिलती है, मम्मी पापा ज़बरदस्ती ले जाते हैं तो करना पड़ता है। तो एक होता है कि ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करना है, उसलिए करना है। तो क्या होता है उससे कि व्यक्ति एक टाइम तक तो करता है, पर जैसे ही थोड़ा समझदार बनता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो छूट जाता है, धीरे धीरे वो पीछे हो जाता है। पर अगर व्यक्ति को पता है कि मुझे सामायिक क्यों करना है, कॉलेज क्यों जाना है, तो कॉलेज जाते नहीं जाते। पढ़ाई क्यों करनी है, क्योंकि अच्छी जॉब चाहिए या अच्छा बिजनेस करना है या मुझे अब्रॉड जाना है, तो कोई ना कोई रीज़न है, कुछ ना कुछ कारण है, उसलिए वो चीज़ वो कर रहा है। उसका रिज़ल्ट तो मिलना चाहिए। कोई चीज़ आप ऐसे ही कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर तो वो चीज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि सामायिक का एंड रिज़ल्ट क्या है, उसकी निष्पत्ति क्या है, उससे हमारे जीवन में क्या बेनिफिट मिलेंगे। एक तो होता है कि साधु बन जाओ, वो बेनिफिट, वो अलग बेनिफिट हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। पर एक आपकी जो सांसारिक जीवन है उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि जिससे आप सामायिक करो तो आपको इंस्टेंट, क्योंकि आजकल का ज़माना क्या है, इंस्टेंट का ज़माना है। वो मैगी डाली, उबाली, मिल गई। तो आजकल वो वाली बात नहीं है, दाल बाटी वाला ज़माना नहीं है
या इडली वाला ज़माना भी नहीं है कि वो रात को घोल लगाओ करो सवेरे मिल जाएगी। ठीक है, वो भी एक चीज़ है, पर ज़्यादातर आजकल ज़्यादा लोग इंस्टेंट प्रीफर करते हैं। सबको आवाज़ बराबर आ रही है? एकदम परफेक्ट। तो अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं। अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं। इसको ज़्यादा ऊपर कर दिया है, हाँ, इसको थोड़ा नमा दो। हाँ, बस बस बस, ठीक है। नमता सबको गमता, तो नमाना ज़रूरी है। तो सामायिक क्यों समझने की कोशिश करते कि हमको सामायिक क्यों करना चाहिए। तो क्या आप लोग तैयार हो? पक्की बात। तो मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 2 प्रकार की बॉटल होती है। 2 प्रकार की। कौन सी बॉटल होती है? एक तो सोडा बॉटल है, एक बिस्लरी बॉटल। 2 बॉटल होती है। अब 2 बॉटलों में से अगर आपको कहा जाए कि आपको क्या बनना है, आप क्या बोलोगे? सोडा की बोतल ना, क्योंकि संसार तो क्या है वैसा ही है। संसार जो है ना कुछ अलग है। एक ज़माना था जब शांति से काम हो जाता था। आजकल शांति से चलता है क्या? थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ता है, थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है, तभी काम होता है। कहीं पर भी जाओ, नहीं तो वो माथे पे चढ़ जाते अपने। तो एक ज़माना था जब शांति चल जाती थी, पर आज चलती नहीं। मनमोहन के समय पे बहुत अच्छा था, तब शांति चल जाती थी। पर आज कौन आ गया? मोदी जी आ गए, शेर। तो ऐसे में अगर हम कहें कि शांति या बिस्लरी बॉटल बने तो कितना हमको फ़ायदा और कितना नुकसान, कितना घाटा, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ज़्यादातर लोगों की यही व्यू पॉइंट है कि संसार में रहना है महाराज, तो फिर थोड़ा तो बोल्डनेस चाहिए। जब होंगे थोड़ा बोल्ड तभी तो मिलेगा हमको अच्छे से गोल्ड। नहीं तो हर कोई आएगा और दुकान में आकर के कर देगा हमको स्कोल्ड और कर देगा बोल्ड। उसलिए जीवन को क्या हमने अच्छे से मोल्ड कि भाई बनना थोड़ा बोल्ड, तभी धंधे पर होता है अच्छा सा होल्ड। तो ये लोगों की एक भ्रांति बोलो या जो भी, मतलब एक अवधारणा है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो भाई थोड़ा सा पावर चाहिए। जब थोड़ा आता है पावर तभी पैसों का होता है शावर, तभी पहुंचते हैं हम अलग ही ऊंचाई वाले टावर, तभी तो ऊपर का फ्लैट मिलता है ना, बराबर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं थोड़ा अलग प्रूव करूँगा। ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल मेंटालिटी है लोगों की। अब मैं थोड़ा हट के बताने की कोशिश करूँगा। इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी मतलब 5 लोग मानते हैं तो फिर धीरे धीरे सब मानने लग जाते हैं। पर आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूव करूँगा कि जो आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो अलग है। देखो, एक बात हो सकती है कि कभी कभार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, गली निकालनी पड़ती है। दुनिया में तो आजकल बिना गली निकाले तो कुछ काम ही नहीं होता है। सीए होते ही है गली निकालने के लिए, तो जुगाड़ू तो बनना ही पड़ता है जीवन में। जब निकालेंगे गली तभी तो अपनी दिल की खिली कली, नहीं तो फिर मच जाएगी हल बली। तो आफत अगर टली तो निकालनी पड़ेगी गली, तभी हमारी सब भावना फली। तो गली निकालना बहुत ज़रूरी है, वे अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे थे कि जीवन में बिस्लरी बोतल बनना चाहिए या सोडा बोतल बनना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आपकी बात सही है कि सोडा भी कई बार काम आता है, पर मैं ये कहता हूँ कि इनिशियल में जो स्टार्टिंग होता है ना, उस समय पर तो हमेशा क्या बनना चाहिए? बिस्लरी बॉटल, ना कि सोडा बॉटल। अब हम थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब याद कीजिए, जब इंडिया पाकिस्तान का बहुत चल रहा था, मोदी जी आए थे, उस समय पे कितने लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि भाई अब तो होनी चाहिए ज़बरदस्त फाइट, क्योंकि हम हैं राइट। तो अब मोदी जी करेंगे फ्लाइट तो इट इज़ नॉट एट ऑल राइट। तो
ना फ्लाइट करनी है ना फ्राइट होना है, अपने को तो करना है सीधा फाइट। सबको लग रहा था, पर आप देखिए अगर उस समय पर वॉर होता तो नुकसान किसका होता? शान किसकी खराब होती? पाकिस्तान को तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो डेवलप्ड ही नहीं है उसको क्या कोई फ़र्क पड़ता है क्या? जिसका खुद का ही घर बार नहीं, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? पर इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और बहुत जल्दी सुपर पावर भी बन सकती है, तो इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसको तो खड़ा करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, पर अपने को खड़ा करने वाला कोई बैठा है क्या? नहीं। तो नुकसान किसका होता सबसे ज़्यादा? इंडिया का होता। और नुकसान होता तो इंडिया करीब करीब कहा जाता था कि 50 साल पीछे हो जाती, 50 से 100 साल पीछे। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस समय पर आप याद करो, उस समय पर वॉर हुआ नहीं। बहुत लोगों ने पिन पॉइंट किया, बहुत लोगों ने मोदी जी को कोसा भी, पर मोदी जी शांत रहे क्या? मैं यहाँ पर हिंसा की प्रमोद भावना नहीं कर रहा हूँ, हिंसा की अनुमोदना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हिंसा, बड़ी हिंसा न करके उन्होंने क्या कर दिया? उसको सीमित कर दिया, कम में निपटारा कर दिया, क्योंकि कम में है दम। तो मोदी जी ने क्या किया आप सबको पता होगा। क्या किया? कुछ टाइम थोड़ा वेट एंड वॉच किया, फिर क्या किया? फिर सर्जिकल स्ट्राइक। जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब किसको देना है? जिसने गड़बड़ी की, जिसने की गड़बड़ी की भूल। हाँ देखो, अभी धीरे धीरे हमारे पास आ जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो जिसने की गड़बड़ी उस पर पड़ेगी अच्छे से छड़ी, उसको याद रहेगी सर्जिकल स्ट्राइक वाली हमेशा घड़ी। तो वो सोचेगा 10 बार कि नहीं करनी है मुझे कभी भी गड़बड़ी। तो हम बात कर रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उससे वो मैसेज भी पहुंच गया प्रॉपर तरीके से और काम भी हो गया अपना। पर इंस्टेंट वॉर होता तो गड़बड़ी होती। तो स्टार्टिंग में तो वो क्या बने? बिस्लेरी बॉटल, फिर थोड़ा सोडा बने, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सोडा बन जाएंगे तो एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट, सब वेस्ट ही वेस्ट है। पर बिस्लेरी बॉटल को कितना हिलाओ, सोडा हिलता है तो गिर जाता है, पार्टी में करते हैं ना कई लोग। पर बिस्लेरी कितना हिलाओ ना, हिलाते रहो पूरा दिन, उसको कोई फर्क। तो स्टार्टिंग में लोग आपको हिलाएंगे, पर आप हिल जाओगे तो वो रिमोट कंट्रोल आपके दिमाग का किसके हाथ में है? सामने वाले के हाथ में है। तो बहुत ज़रूरी है। वैसा ही एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन तेंदुलकर। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर इकलौता है, महान है, या दूसरे भी बहुत सारे? दूसरे भी बहुत सारे लेजेंडरी है, ब्रेन लारा, रिकी पॉन्टिंग, कितने कितने, मैं नाम कितने गिना दूँ आपको। पर तो भी सचिन तेंदुलकर इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। वाई सो? क्यों? क्योंकि उनका लोगों के अंदर रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट किससे आया है? उनके नेचर से आया है। उनका नेचर कैसा है? सोडा बोतल, बिस्लेरी बोतल, बिस्लेरी बोतल। शोएब अख्तर, उसको क्या कहा जाता था? रावलपिंडी। तो जो रावलपिंडी एक्सप्रेस था, तो उसका एक इंटरव्यू लिया गया था। उसको पूछा गया कि आप इतनी स्लेजिंग करते हो, तो आपके जीवन में कोई ऐसा प्लेयर आया जिसके आप स्लेजिंग नहीं कर पाए, या उसको स्लेजिंग किया तो उल्टा हो गया काम? तो उसने एक ही व्यक्ति का नाम लिया कि मेरी स्लेजिंग सब पर लागू होती पर एक ही व्यक्ति पर नहीं होती, और वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि जब जब मैंने उसकी स्लेजिंग की, वो आउट ऑफ फॉर्म चलता था, तो उस समय पर वो क्या करता था? नॉर्मल प्लेयर होता है उसकी स्लेजिंग में करता हूँ तो क्या होता है? वो छक्के चौके मारता है, 2 बॉल 3 बॉल तो मारता है, फिर चौथी बॉल में आउट, फिर पब्लिक करती है उस पर शाउट, उसकी परफॉर्मेंस पर हो जाता है सबको डाउट, क्योंकि वो हो गया आउट। तो बराबर जा रहे हो आप लोग, परफेक्ट जा रहे हो। धीरे धीरे एक मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में हम लोग रहेंगे तो सब लोग कवि बन जाएंगे। तो इधर सत्या महाराज का नाम भी क्या है? काव्य लता जी। तो काव्य तो होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि सचिन तेंदुलकर
अगर क्रिस्पर होता और शोएब अख्तर ने स्लेजिंग की तो सचिन तेंदुलकर को कोई फ़र्क पड़ता है क्या? वो क्या है, बिस्लरी बॉटल, पहले प्लेट खेलता है, आराम से खेलेगा, फिर वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा होगा तो भी स्लेजिंग के कारण से उसने एनर्जी चैनलाइज कर दी, अपना गुस्सा छक्के चौके मार के नहीं उतारा, वो स्टार्टिंग में तो बिस्लरी बना रहा, फिर जो सोडा बना है, छक्का चौका ऐसा चालू किया कि सेंचुरी बना देता है। अब आप देखिए कि इनिशियल में वो क्या बना, बिस्लरी बॉटल। और मैं तो थोड़ा और आगे जाता हूँ, ये तो मैंने 2-3 प्लेयरों की बात बताई। एक ऐसा एक फुटबॉल स्पोर्ट आता है, फुटबॉल आप सबको पता है। फुटबॉल में आप 2-3 वर्ल्ड कप पहले की बात है, इटली वर्सेस फ्रांस, सबको किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, पर आपको आश्चर्य होगा कि उसमें एक टीम जीतने वाली थी, फ्रांस, और लगभग तय था कि ये जीतेगी। अब आप देखो वो जीतते जीतते हार गई। क्यों हार गई पता है आपको? क्यों हार गई? उनका एक कैप्टन था, उसका नाम था जिदान। वो जिदान बहुत लेजेंडरी प्लेयर था और वो उसका लास्ट वर्ल्ड कप था और एकदम फुल फॉर्म में था और कितने गोल भी उसने किए। लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हुआ, एक प्लेयर ने, क्या होता है कि उनमें फुटबॉल में तो चलता रहता है, मारपीट थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, पर उसके ऊपर थोड़ा, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर था ना, तो सब उसको घेर लेते थे और जानबूझ करके पकड़ते थे, ये वो करते थे। तो एक प्लेयर ने क्या कर दिया, उसको थोड़ा ज़्यादा पकड़ लिया। अब उसको दिमाग का पारा उसका गया, वो बोले इसको छोड़ूंगा नहीं। वो थोड़ा आगे गया, जा कर के क्या कर दिया उसने, वो जैसे आ रहा था, बॉल कुछ नहीं था, उसको हेडर मार दिया और वो गिर गया। जैसे ही गिरा, फुटबॉल में एक सिस्टम होता है रेड कार्ड, उसको रेड कार्ड दे दिया, बाहर निकल गया। और अगर वो खेलता तो फ्रांस जीतती, पर वो निकल गया फ्रांस, और वो उसकी लास्ट मैच थी, सबसे बड़ी बात है, वहाँ से उसका रिटायरमेंट हो गया। अब आप देखिए वो कौन सी बोतल बना, बिस्लेरी या सोडा बॉटल बना। और वही अगर वो तब गुस्सा नहीं करता और लास्ट में गोल मार करके अगर गुस्सा दिखाता तो वो बड़ी बात हो जाती, वो आज सही में बड़ा लेजेंडरी प्लेयर हो जाता, जो आज के सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ देता। तो मैं कहता हूँ कि संसार में बहुत जगह पर ये चीज़ देखी जाती है कि व्यक्ति सोडा बोतल बन तो जाता है पर उसमें काम होता। मैं तो आप लोगों की भी बात करता हूँ, आप देखिए कि सबसे समृद्ध समाज कौन है पूरे विश्व में या पूरे भारतवर्ष में? सबसे समृद्ध कम्युनिटी कौन है? जैन लोग। और जैन में भी ज़्यादातर कौन है? इतने सारे स्टेट्स है, उसमें 2 स्टेट ऐसे हैं जो बहुत आगे, राजस्थान और गुजरात, उसमें ही ज़्यादातर जैन भरे पड़े हैं, गुजराती और मारवाड़ी। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है उसके सबसे ज़्यादा ओनर कौन है? जैन लोग ही है। पर आप दूसरी तरफ देखिए कि पढ़े लिखे कौन है सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में? साउथ वाले, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, MIT, जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है, सब जगह वो फैले हुए हैं। BRC देख लो। पर जितनी बड़ी कंपनीज के मालिक वो कौन है? क्यों वो उनके नीचे काम करते हैं और ये आगे है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरी बहुत सारी कम्युनिटी है, उनकी यूनिटी भी अच्छी हो सकती है, पर वो बॉटल कौन सी है? सोडा बॉटल। पर अपनी जैन कम्युनिटी कौन सी बॉटल है? बिस्लरी बॉटल। उसलिए देखो अपने धंधे भी वैसे ही है। अपने धंधे भी कौन से हैं? गुजरातियों में देखेंगे तो डायमंड का धंधा, और अगर मारवाड़ियों में देखेंगे तो कौन सा है? गोल्ड का धंधा, सिल्वर का धंधा। और ये धंधे ऐसे हैं, इसमें नहीं रहेंगे ठंडे तो फिर पड़ेंगे डंडे, फिर लोग बोलने के काम करता है ये गंदे, फिर धंधा हो जाएगा मंदा। तो उसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस कम्युनिटी अगर लीड करती है तो उसका जो लीडर होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? बिस्लेरी। क्योंकि तभी तो उसकी पूरी टीम चल रही है ना उसके साथ। अगर वो बात बात पे गुस्सा कर लेगा, बात बात पे वो बातचीत तोड़ देगा, बार बात पे गाली गलौज कर लेगा, तो उसको कोई फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आप देखिए गोल्ड में भी कितने कितने लोगों की दुकान होगी
एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं? 3-4। रिटेल है तो 3-4। अब 3-4 में सब लोग खरीदी करते हैं क्या? सब लोग बिल्कुल भी नहीं करते। कितनी बार कोई आते हैं तो आते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा लेकर के आए हैं। कौन आते हो तो पता ही आपको। आते हैं, पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, आप इधर से लाते हो उधर से लाते हो, ये दिखाते हो वो दिखाते हो, फिर आखिर में क्या होता है? पूछ करके आते हैं, सोच समझ करके बताते हैं। अरे भाई सोचना था तो इतना हलचल क्यों किया भाई, इतनी मेरी मेहनत क्यों टाइम वेस्ट करवा। पर उस समय पर गुस्सा तो आता ही नहीं आता है, आता ही नहीं आता है। सोडा की बोतल बन सकते थे ना, क्योंकि हिलाया आपको, आया गुस्सा, पर गुस्सा किया नहीं। क्या किया उधर? कौन सी बोतल बने? शांति बनाए रखो भाई, बनेगी बनी रहेगी शांति, तभी तो कस्टमर की चेहरे की खिली रहेगी कांति, नहीं तो फिर हो जाएगी भ्रांति। फिर कैसे दुकान पर आएगी आंटी, क्योंकि आने वाले तो वही होते हैं। आप लोगों की बात नहीं है, जो बहुत सारे हैं वो तो मूल बात है कि वहाँ पर आप बिस्लरी बोतल बने रहते हो, शांति रखते हो, और तभी जाकर के आपका कार्य चल रहा है। नहीं तो आप उधर अगर उसको गुस्सा कर देते, भगा देते, तो क्या होता? वो आता क्या? वो दूसरी बार आएगा ही नहीं, वो तो नहीं आएगा, साथ में दूसरों को भी आने नहीं देगा। तो हमने देखा कि जो सामायिक होता है, अब हमने बोला ना कि बिस्लरी बोतल बनना चाहिए। अब आप देखिए, आज एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध चल रहा है? रशिया और यूक्रेन। ये भी किस कारण से चल रहा है? बिस्लरी बने, सोडा बने, सोडा बोतल बने, उस चक्कर में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सोडा बनना चाहिए, बिस्लरी बनना चाहिए? बिस्लरी बनना चाहिए। अगर बनेंगे सोडा तो फिर पड़ेगा आप पर हथौड़ा, पर दौड़ना है जैसे घोड़ा तो बनना पड़ेगा बिस्लरी, नहीं बनना है सोडा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सामायिक जो है, सामायिक ये आपको क्या बनाता है? सोडा या बिस्लरी? सामायिक का मीनिंग क्या होता है? सामायिक, सम आयिक, मतलब समता की जो आय है उसको बोलते हैं सामायिक। समता मतलब इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी मतलब वापस वही हो गया बिस्लरी की बोतल। तो सामायिक हम करते हैं। हमारी क्या इंटरनेशनल मैच है, संसार क्या है हमको हिलाता रहता है, बार बार हिलाता रहता है। तो इंटरनेशनल मैच से पहले क्या खेलना चाहिए? प्रैक्टिस मैच। तो ये जो सामायिक करते हो ये क्या हो गई? प्रैक्टिस मैच। तो प्रैक्टिस मैच करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सेटल होना है नहीं होना है, या बैटल करते रहना है? सेटल होना है नहीं होना है? सेटल होना है। बिस्लरी बनना है नहीं बनना है? बनना है। तो फिर बहुत ज़रूरी है कि सामायिक करना ज़रूरी है। तो किस किस को ये दिमाग में बात उतर गई वो अपने हाथ ऊंचे कर ले। जो लगता है कि बराबर महाराज एक तो बात एकदम परफेक्ट बोली, बहुत अच्छी बात। अब दूसरी बात, सामायिक का कालमान कितना होता है? 48 मिनट से क्यों होता है भाई? थोड़ा कम करना चाहिए था ना, और डिस्काउंट देना चाहिए था, क्यों इजी हो जाता थोड़ा, या और बढ़ा देते। तो क्या कारण है 48 मिनट्स ही? आप देखिए, आप लोग का जो स्कूल का पीरियड होता था वो कितना होता था? 30? बहुत ज़्यादा कम हो गया। मुझे तो जहाँ तक ध्यान में 40-45 मिनट्स होती थी, 40-45 मिनट्स। कॉलेज का भी वही टाइम होता था। अब आप देखिए वो भी उतना ही होता था। फुटबॉल का भी फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ इतना ही होता है, 45-45। अब और आप थोड़ा डीप में जाइए, भगवान महावीर देखते हैं कि भाई हमारे जो शिष्य हैं ना वो स्केटिंग वाले होंगे सारे, वो ज़्यादा लंबा बैठ नहीं पाए, अटेंशन स्पैन नहीं है उन लोगों का, उसलिए बोले भाई इतना भी कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। एक तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे आज ये घड़ी होती है ना, पुराने ज़माने में कौन सी घड़ी होती थी? रेत वाली घड़ी होती थी। तो रेत वाली घड़ी का क्या सिस्टम था? एक बार किया तो कितना मिट्टी गिरा तो कितना टाइम गया? 1 घंटा चला गया। अरे भाई 24 मिनट्स। अगर एक बार रेत गिरी तो 24 मिनट, उसको बोलते हैं एक घड़ी। और दूसरी बार गिरा तो भी कितना जाएगा? 24 प्लस 24 48। अब आप देखिए इसमें आवर्स कितने होते हैं?
12 प्लस 12 24 आवर्स का होता है ना, दिन रात मिला करके। सेकेंड्स कितने होते हैं? मिनट्स 60, तो 24 इंटू 60 बराबर है ना। अब वैसे ही उसमें अगर देखे, वो एक बार गिराते तो 24, 60 बार ऐसे ऐसे करते रहो तो कितना हो जाएगा? तो इतना ही हो जाएगा। फर्क कोई है क्या? ये और उसमें कोई फर्क नहीं। तो उस समय पर ये घड़ी थी, ये घड़ी नहीं थी, उसीलिए सामायिक का कालमान कितना हुआ? 48 मिनट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया। और तीसरी बात, अगर हम थोड़ा टेक्निकली जाए तो आप सबको पता होगा तत्वज्ञान में गुणस्थान करके होता है। कितने गुणस्थान होते हैं टोटल? 14 गुणस्थान। 14 गुणस्थान में एक गुणस्थान आता है 7वां गुणस्थान। आप लोगों का कौन सा गुणस्थान है? 5वां गुणस्थान। और हम लोगों का कौन सा गुणस्थान है? 6ठा गुणस्थान। तो हम लोग भी जो है ना, उस गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थान। मतलब हम थोड़े प्रमाद करते, गलतियाँ करते हैं, तो ये 6ठा गुणस्थान है। और 7वां जो गुणस्थान है उसका नाम है अप्रमत्त संयत गुणस्थान। अप्रमत्त मतलब क्या हो गया? जहाँ पर कोई प्रकार की गलती नहीं होती है। अब ये जो 7वां गुणस्थान है, इसका कालमान कितना है पता है आपको? कितना है? हाँ, आपका क्या नाम है? दीपिका जी। हाँ, कृतिका। अरे वाह, क्या आपने बताया? आपने एकदम परफेक्ट बताया। क्या बताया? अंतर्मुहूर्त आपने बोला। हाँ ठीक है, इनके लिए एक ओमरत। तो अंतर्मुहूर्त मतलब क्या होता है? मुहूर्त के अंतर्गत, मतलब 48 मिनट्स के अंदर अंदर। तो उसका कालमान भी उतना ही होता है, इसलिए सामायिक का भी कालमान कितना है? 48 मिनट्स। तो ये आपको पता चला। अब ये तो हमने समय के बारे में थोड़ा जान लिया। अब तीसरी बात ये कि सामायिक में यही मुखवस्त्रिका क्यों पहनना, खेस क्यों पहनना, आसन क्यों लगाना? भाई कुछ भी पहन सकते हैं ना, मुखवस्त्रिका बड़ी वाली भी पहन सकते हैं। भाई कोई दूसरे संप्रदाय का है तो ये अलग अलग क्यों? अपने सब जैन है ना। मैं देख रहा हूँ कि इधर भी कुछ अलग अलग मुखवस्त्रिका है, तो सब या तो बड़ी पहनो या छोटी पहनो, अलग अलग क्यों पहनने? ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है नहीं आता कि भाई जैन सब एक है, सब एक नौकार मंत्र को मानते हैं, लोगस्य को मानते हैं, प्रतिक्रमण भी काफ़ी एक जैसा होता है, तो भी 24 तीर्थंकर भी एक जैसे, नाम भी वही है, तो भी ये अलग अलग वस्त्र क्यों? मन में आता है नहीं आता है? आता है। तो आप देखिए, आप जब स्कूल जाते थे, स्कूल का मेन पर्पस क्या है? एजुकेशन देना, पढ़ाई देना। पर तो भी अलग अलग स्कूल का यूनिफॉर्म एक होता है, अलग अलग होता है। एक करना चाहिए था ना, उधर बोलना चाहिए था ना, एक करो भाई, सबका मेन एजेंडा एजुकेशन है तो सबका एक जैसा होना चाहिए। पर क्योंकि ये व्यवस्था है, इससे पता चलता है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये कौन सी स्कूल से बिलोंग करता है, और इसका कोई दूसरा पर्पस नहीं है। तो एक ये आपको पता चला। दूसरी बात, आप आसन क्यों बिछाते हो? बिना आसन भी बैठ सकते हैं ना। जैसे मैं देख रहा हूँ कितने लोग बिना आसन भी बैठे हैं, पर मैं मानता हूँ सामायिक नहीं होगा उनका। तो आसन क्यों बिछाना चाहिए सामायिक में? ऐसे ही बैठ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या होता है? ये बराबर जा रहा है ऐसा लग रहा है। एनर्जी, अच्छा एनर्जी मिलती है ना नीचे से, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। फिर तो एनर्जी पूरी लेनी चाहिए भाई, एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए, फिर तो नीचे ही बैठना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। आपका नाम क्या है? महक जी। महक जी के लिए एक ओम आरम में कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कौन नहीं कर रहा है, फिर उसको पकड़ा जाएगा। अभी बाकी है टाइम, चिंता मत करो, सबकी बारी आएगी। तो मैं बता रहा था कि अगर आसन बिछाते, जैसे आप देखते हो ना, बिजली जब गिरती है बिल्डिंग में तो नीचे क्या होता है? अर्थिंग होता है। तो बिजली सीधी कहाँ जाती है? ग्राउंड में जाती है, एकदम नीचे जाती है। तो वैसे ही हम जब सामायिक करते हैं तो हमको कौन सी एनर्जी मिलती है पता है आपको? कौन सी एनर्जी मिलती है? कॉस्मिक एनर्जी, जो नेचर से मिल रही है, प्रकृति की ऊर्जा मिल रही है हमको। अब क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमको भी एक एनर्जी मिल रही है। अब ये जो एनर्जी आ रही है, अगर आप लुमकार नहीं बिछाओगे, आसन नहीं बिछाओगे, तो कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी। हम अर्थिंग करना चाहेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए क्या बिछाना चाहिए? आसन। तो ये आपको पता चल गया। अब चौथी बात ये है कि हम जब सामायिक करते हैं तो त्याग क्यों करना?
बिना त्याग भी अगर सामायिक हो सकता है तो बढ़िया है ना। ऐसे ही बैठ गए, करना तो वही है, माला फेरनी है और ये सब करना है, तो फिर सामायिक क्यों? ऐसे ही बैठ सकते थे ना, क्यों करना भाई? हाँ, कोई बता सकता है? तो आप याद कीजिए, आप स्कूल में भी पढ़ाई करते थे और कॉलेज में भी पढ़ाई करते थे, दोनों में क्या फ़र्क था? स्कूल में पढ़ाई करते थे, वहाँ पर कमिटमेंट होता था, एब्सेंट प्रेजेंट, वहाँ पर जाना तो जाना ही। अगर आपने कोई भी एब्सेंट मारी, अगर थोड़ी ज़्यादा एब्सेंट मार दी तो एलसी मिलने में टाइम या घर पे फ़ोन कॉल आने में टाइम नहीं लगता। और वही कॉलेज, मम्मी पापा को तो ये बोल के जाते हम तो कॉलेज जा रहे हैं, और भाई साहब कहीं और ही दिखते, कभी मरीन ड्राइव चले जाते, कभी कहीं और चले जाते, कभी कोई पिक्चर देखने चले गए, कभी कोई चिट-चैट। और स्कूल की कॉलेज की अटेंडेंस में देखते तो बराबर अटेंडेंस लगी हुई है, और पता चलता हो तो प्रॉक्सी लगी हुई है भाई साहब की। तो आप देखिए वहाँ पर इतना डेडिकेशन था क्या? वहाँ अच्छी पढ़ाई होती थी क्या इतनी? स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती थी या कॉलेज की? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कमिटमेंट था और यहाँ पर कमिटमेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है उसलिए। तो अगर होगा डिस्ट्रैक्शन तो फिर मम्मी पापा का मिलेगा इंस्ट्रक्शन। तो बढ़ाना अट्रैक्शन तो छोड़ो सारे डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन स्कूल डेज में नहीं था, कॉलेज डेज में था। तो वैसे ही अगर सामायिक आपने किया है तो कोई डिस्ट्रैक्शन आएंगे क्या? नहीं। पर सामायिक नहीं किया तो मम्मी बोलेगी दूध की थैली लेकर के आ जाओ, बोले यार दरवाज़ा खोल दो, अरे भाई सब्जी में थोड़ी सब्जी लेकर के आ जाओ, खाना बनाने में थोड़ा हेल्प करो, कुछ भी काम मिल सकता है। पर आपका सामायिक है तो कोई काम बुला सकता है क्या? उसका मतलब ये नहीं कि जब काम का समय है तो समय लेकर बैठ जाओ। बोले महाराज ने अच्छा उपाय बता दिया है, काम से बचने का तरीका अनोखा। अरे वाह, देखो आइडिया अच्छा है, गॉट एन आइडिया, वाह। पर आइडिया का कार्ड गया अभी। तो ऐसा भी नहीं हो, एक निश्चित टाइम हो आपका, तो वो लोग भी मेंटली प्रिपेयर है। नहीं तो वो बोले या तो जब इच्छा होती है तब सामायिक कर लेता है, जब मौके की बात आती है सामायिक कर लेता है। तो जो भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम है, सुबह दोपहर शाम, एक टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? सामायिक। तो ये सामायिक के बारे में हमने थोड़ा जानने की कोशिश की, किस किस को बात समझ में आई, पल्ले पड़ी कि बराबर है, जो बात है वो एकदम परफेक्ट है। मैंने एकदम जनरल तरीके से बताया, ज़्यादा मैं टेक्निकल में नहीं गया। टेक्निकल में जा सकते थे पर मुझे लगा कि जेनरिक वे में होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जब तक इच्छा नहीं होगी, ज़बरदस्ती हम कहाँ कराएंगे, पर इच्छा हो गई तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये सामायिक के बारे में हमने आज जानने की कोशिश की। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करूँगा, तैयार? पक्की बात? मैंने बोला था ना अभी ओम अरम वालों को पकड़ेंगे। तो सबसे पहला, अभी सबके साथ में एक बार सब स्वर मिलाएंगे। सबसे पहला हमने 2 बॉटल की बात कही थी। कौन सी बॉटल? हाँ, ये नहीं बोलेंगे, जब जब सोडा और बिस्लरी देखेंगे तब तब याद आएगा। कौन सी बॉटल बननी चाहिए हमको? बिस्लरी बॉटल। दूसरा एक बात, हमने 48 मिनट की बात कही थी। तो ये 48 मिनट कौन सी घड़ी से आई? रेत वाली घड़ी। कौन सी घड़ी से? रेत वाली। और एक गुणस्थान के बारे में मैंने बताया था कि वो गुणस्थान में इतना समय होता है। कौन सा गुणस्थान था? 7वां। और उसमें मैंने एक शब्द बोला था, एक शब्द, कि भाई इसके अंतर्गत 48 मिनट्स मतलब क्या होता है पता है? एक मुहूर्त। क्या होता है? एक मुहूर्त। अंतर मुहूर्त मतलब क्या होता है कि अंतर मतलब अंदर, उसके विदिन, उसके अंदर में। तो 48 मिनट्स के अंदर। तो ये भी आपको पता चल गया। अब तीसरी बात, हम जो लुंकार बिछाते हैं वो क्यों बिछाते हैं? एनर्जी। और एक बात है उसके बिछाने के कारण, और एक है कि कभी कभार कोई जीव जंतु आ जाए तो उनको पता चल जाए कि ये रेखा है, तो वो आएंगे नहीं। दूसरी बात है कि ये जो नीचे जो टाइल्स होती है, अब ये तो टाइल बराबर है, चलो कई घरों में मार्बल लगते हैं, तो मार्बल जो होता है वो ऊपर से तो अचित होता है पर अंदर से कैसा होता है? सचित होता है, मतलब वो लिविंग बिंग होता है। तो मार्बल जितने भी होते हैं वो ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं?
ठंडे होते हैं, और आप कैसे हो? गरम। तो ठंडे मार्बल पे गरम गरम आप बैठोगे तो उसको क्या होगा? कष्ट होगा। अंदर से आपकी गर्मी जाएगी तो वो मार्बल ऊपर से तो भले अच्छित है, पर अंदर तो लिविंग बिंग है, तो अंदर उसको कष्ट हो सकता है। उसीलिए क्या बिछाना चाहिए? आसन बिछाना चाहिए। तो ये आपको पता चला। आज हमने काफ़ी बातें जानने की कोशिश की। अब ये जो बातें हैं ये आपको पता चल गया। अब ये जो इन शॉर्ट अगर हम देखें, क्यों, क्या, कैसे, सामायिक क्यों करना तो पता चल गया, क्या करना तो अच्छी चीज़ करनी चाहिए, बुरी चीज़ करनी चाहिए। मैं कितनी बार लोगों को देखता हूँ, मैं भी था उसमें, मैं आप लोगों की खाली बात नहीं करूँगा। जब हम बच्चे थे ना, तब ज़बरदस्ती मम्मी पापा ले जाते थे सामायिक के लिए, पर्यूषण संवत्सरी में जाते थे, मुनिश्री पधार के सब अपने स्थान पे, वंदे मुनिवरम। कि जब ज़बरदस्ती ले जाते थे, तो जब हम सामायिक करते थे तो मुझे याद है कि हम स्टार्टिंग में नहीं बैठते थे। हम कैसे बैठते थे? पीछे बैठते थे, लास्ट में। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, एकदम बराबर बैठे हो अच्छे से, और लास्ट में बैठ भी जाओगे तो हम आगे बुला देंगे, तो चिंता मत करना। पर हम लास्ट में बैठते थे, और हमको याद है कि मम्मी पापा क्या बोलते थे कि लास्ट में बैठना। हम लोग बहाना बोलते थे, बहाना देते थे। क्या बहाना देते थे? कि मेरा होमवर्क है, मेरा प्रोजेक्ट है। ये आज के बहाने नहीं है, पुराने बहाने सारे। प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, स्टडीज़ बहुत है, तो मुझे थोड़ा घर पे पढ़ना है। तो मम्मी पापा क्या कहते थे कि बोले क्या करना है? बोले आओ और उधर बैठो और वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको तो मौज पड़ गई, वाह, जो घर पे होमवर्क करने को मिलता था वो उधर, दोनों फ़ायदे कि उधर जाना भी हो गया, मम्मी पापा की इच्छा भी पूरी हो गई, महाराज के दर्शन भी हो गए, और साथ में होमवर्क भी हो गया। तो ये जो चीज़ है ये सही है गलत है? सही है ना, अच्छी चीज़ है ना। स्कूल का होमवर्क हो रहा है और क्या चाहिए, और सामायिक में हो रहा है, वो भी कितनी बड़ी बात है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हलचल नहीं, एक जगह स्टिक होकर के बैठना है, तो फोकस माइंड के साथ कर सकते हैं। देखो कितने लोग मुंडी हिला रहे हैं, कितने खुश हो गए, बोले यार तो ये तो कितना अच्छा सामायिक है, ऐसे तो रोज़ करेंगे हम। पर ये सामायिक सही, क्योंकि जो होमवर्क है वो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो, या आपके संसार चलाने के लिए कर रहे हो? संसार के लिए कर रहे हो। तो उसलिए कभी भी सामायिक में होमवर्क नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान देना है। तो सामायिक क्यों, क्या क्या करना है उसमें? तो माला फेरनी है, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो हमारी आत्मा के लिए है वो ही करना है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो ये कर सकते नहीं कर सकते? सामायिक में कर सकते हैं। तो आज हमने क्यों, क्या, कैसे सामायिक करना, कैसे तो आपको पता ही है, उसकी विधि क्या होती है, क्या सिस्टम होता है, 48 मिनट है, उसका पाठ क्या होता है। तो हमने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश किया सामायिक के विषय में। तो ये बात अगर अच्छी लगी तो इसको कहाँ तक रखना चाहिए? अपने तक रखना चाहिए। शेयर, आप सबको पता है कितने लोगों को शेयर करना है? 3 लोगों को शेयर करना, और आपस में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इनको तो उन्होंने शेयर कर दिया, उन्होंने इनको शेयर कर दिया। और कुछ लोग तो क्या होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा माइंड वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक पोस्टर बना देते हैं, पोस्टर बना करके बोले स्टेटस पे लगा दो, बोलो इतने लोगों ने देख लिया, 3 बोला था महाराज आपने, 50 लोगों ने देख लिया। पर ऐसे दिखाना, ये बोल करके बताना है, जिससे आपकी भी क्लैरिटी बढ़ेगी और आपको याद रहेगा। तो अब मुनिश्री भी पधार गए, हम मुनिश्री से भी सुनना चाहेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन, मुनिश्री अपनी वाणी से लाभान्वित करें। ओम अरहम। आत्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के चरणों में भाव भरा नमन। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, जिनकी दृष्टि प्राप्त कर हम यात्राहित हुए, उनके चरणों में भाव भरा नमन। यहाँ लंबे समय तक विराजमान हुए साध्वी श्री काव्यलता जी और यहाँ का जागृत समाज उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ
आज हम पारिवारिक उत्थान की इस थीम पर कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। अभी आपने सामायिक के बारे में सुना। ये सामायिक का संस्कार समता केवल कहने में ना हो, समता हमारे जीवन का गहना बने। और ये परिवार के परिदृश्य में समता के संस्कार वैल्यूज से हम कैसे वेल बीइंग को सुनिश्चित करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप में से कितने लोग हैं जो परिवार में रहते हैं? सब लोग परिवार में रहते हैं। सप्ताह में 7 हैं वार और प्रमुख है परिवार। तो ये परिवार कोई भी वार हो पर परिवार साथ रहता है और परिवार का आपस में जुड़ाव भी होता है। परिवार के कारण ही कई बार तनाव भी हो सकता है। जुड़ाव का आधार भी है, वो तनाव का आधार भी कभी कभी बन सकता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, कभी कम भी करते हैं, तो माँ उस पर चढ़ाई कर देती है और वहाँ पे लड़ाई भी हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? मॉम एंड किड का फाइट पढ़ाई को लेकर होना कॉमन है कि अनकॉमन है? बच्चा अगर 10th में है तो स्ट्रेस किसको ज़्यादा है, मम्मी को या बेटे को? पढ़ाई किसको करनी है? एग्ज़ाम किसको देनी है? रिजल्ट किसको मिलेगा? मेडल किसको मिलेगा? और स्ट्रेस कौन ले रहा है? तो रिजल्ट कैसे फ़ायदा होगा? जब तक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेगा उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी। जहाँ जिम्मेदारी नहीं, हिस्सेदारी नहीं, वहाँ सक्सेस कैसे? तो इम्पोर्टेंट है कि जिस व्यक्ति का कार्य है उसे गाइड करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, उसे सजेस्ट करना अच्छा है, पर उसका स्ट्रेस लेना कोई सॉल्यूशन का काम नहीं। जितनी माँ स्ट्रेस लेती है अपने बच्चों की पढ़ाई का, क्या उस स्ट्रेस लेने से उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है? हेल्थ अच्छी नहीं, हैप्पीनेस अच्छी होती है और उनकी फैमिली की हार्मनी बढ़ती है। तो हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी तीनों डाउनग्रेड होते हैं जब व्यक्ति, जिस व्यक्ति का काम है उसकी जगह कोई दूसरा उस चीज़ का स्ट्रेस लेता है। हम देख रहे हैं इस उत्थान के फॉर्मेट में मिडल पॉइंट है हार्मनी। हार्मनी यानी सामंजस्य होना चाहिए। तो ये हैप्पीनेस, हेल्थ और हार्मनी, ये तीनों चीज़ इंटीग्रेटेड है। तो हमें सोचना है कि एक व्यक्ति कोई नदी के अंदर गिर गया है और डूबने वाला है, वो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा है और सामने वाला व्यक्ति जो उसका पिता है, उसकी माँ है, उसे तैरना नहीं आता है। तो बहुत ऐसा देख कर मेरा बच्चा डूब रहा है, वो छलांग मार दिया अंदर। बच्चा बचाओ बचाओ कर रहा था, उसको बोले हाथ पकड़ो, मेरा पकड़ो, उसने पकड़ लिया हाथ, बोले नहीं छोड़ेंगे। तैरना तो बोले नहीं आता है। अब क्या होगा? एक डूबेगा या 2? दूसरा ऑप्शन है, माँ ने छलांग भले लगाई पर देख लिया कि मैं खुद नहीं तैर पा रही हूँ, तो बच्चे का हाथ तो कम से कम छोड़ दिया। बच्चे का वजन कम था, 20 किलो था, माँ का वजन 60 किलो था। तो 60 किलो को निकालना तो किसी के लिए कठिन काम था। 20 किलो के बच्चे को निकालने के कुछ हाथ आगे आए, बच्चा बाहर आ पाया। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, माँ अंदर नहीं जाती है, बाहर ही रहकर हाथ पकड़ कर उसे निकाल लेती है। तीनों में से अच्छा काम कौन सा है? तो जनरली माँ करती क्या है? पहला कि दूसरा? हाँ, खुद ही मारती है और बच्चे को भी पकड़ लेती है। मम्मी स्ट्रेस में है उस एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेकर, पर वो स्ट्रेस को अपने तक ही हावी होने तो दूसरे बच्चे पर ना डाले फिर भी ठीक था। तो वो बच्चे को भी छोड़ती, बोले मेरा बच्चा मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे स्ट्रेस मिला, पूरा स्ट्रेस शेयर करके रहूँगी।
बिकॉज आई केयर आई विल शेयर द स्ट्रेस। क्या ये अच्छी बात है? ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ये फर्स्ट मॉडल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर एक सच्चा मॉडल आज का है। सेकंड मॉडल है कि जब आदमी रियलाइज़ कर लेता है कि इस पूरी प्रोसेस से मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ, मैं डाउन फील कर रहा हूँ, तो कम से कम बच्चे को साथ में डाउन फील न कराए, बच्चा अपनी तरफ से निकले फिर भी ठीक है। और तीसरा है खुद स्ट्रेस में न जाए और बच्चे के भी स्ट्रेस को निकाल पाए। ये है स्ट्रेंथ का मॉडल। तो हमें स्ट्रेस वाला मॉडल चाहिए कि स्ट्रेंथ वाला मॉडल चाहिए? तो हमें ध्यान देना है, गर्दन को सीधी रखनी है। तो गर्दन सीधी करते कितने खुश स्माइल आ गई आपके चेहरों पर। तो इम्पोर्टेंट है कि जब गर्दन सीधी रहती है, हमारा एंटीना कनेक्टेड रहता है, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये प्रयास करना है कि किस प्रकार से हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ दूसरों के लिए भी स्ट्रेंथ का कारण बने, न कि खुद से स्ट्रेस से दूसरों के लिए भी स्ट्रेस का कारण बने। तो स्ट्रेस से स्ट्रेस बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, पर खुद की स्ट्रेंथ को पाए और दूसरों के लिए भी स्ट्रेंथ बनकर आए, तो वास्तव में आपका मातृत्व, आपका पितृत्व या आपका भाईचारा, आपका बहन होना, भाई होना, आपका एक सगा संबंध होना वास्तव में उसके लिए भी सहयोगी, उपयोगी हो सकता है। तो हमें प्रयास करना है। हम एक दूसरे के स्ट्रेस को कई बार ट्रांसफ़र कर लेते हैं। झगड़ा एक से हुआ, एक दूसरे पर निकाल दिया, दूसरे पर हुआ, तीसरे पर निकाल दिया। ऐसा होता है या नहीं होता है? किसी का गुस्सा किसी पर निकालना ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है? कितना पावर है आपके पास। आप वायर का काम करते हो, इधर से लिया इधर दिया, चलो। ऐसा कितने लोगों को होता है कि दुकान का स्ट्रेस वो घर पे ले आते हैं, उन्हें बाद में फील भी होता है कि ये ठीक नहीं किया, पर तब तक देरी हो जाती है। ऐसा कितने लोगों से होता है? ये सबका ठेका मत लो, अपना अपना बजा दो भाई। कितने लोग हैं जो अपने घर का स्ट्रेस अपनी दुकान में ले जाते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। और कितने लोग हैं अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस, अपनी कंपटीशन का स्ट्रेस अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली में लाते हैं। तो हमें कोशिश करनी कि स्ट्रेस की साइकिल को हम ब्रेक करें। क्या आप स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो सिंघवी जी? क्या आप स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं? स्ट्रेस का जो ये साइकिल है, क्योंकि आपका अलग साइकिल चल रहा है, वन बाय वन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस का साइकिल का शेयरिंग हमें कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। अगर कोई पढ़ाई उसके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क में है, उस समय एक तो उसको एग्ज़ाम के बारे में डराना, बताना, देख बेटा तू अच्छे से पढ़ाई कर, कंपटीशन बहुत खतरनाक है, 93% से भी एंट्री नहीं मिल रही है, 97 से कम हो गए ना तो हमारी तो मूंछ कट जाएगी। बड़ा चैलेंजिंग टास्क है भाई, पूरा लग जाओ। अब तो दिन और रात इसके अंदर डुबो दो पूरा अपने आप को, वरना हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा। लग जाओ तुम आज ही, पूरा एक एक दिन जो जा रहा है ना, बहुत खतरे की घंटी चल रही है। अगर ऐसा बोलेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का परफॉर्मेंस बढ़ेगा या घटेगा? ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? शब्द अलग हो सकते हैं, आपका स्टाइल अलग हो सकता है, आपका स्पेशल स्टाइल होगा, पर मेरी कहने का मतलब परफॉर्मेंस स्ट्रेस में बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ना, घटता है। दूसरा है लापरवाह वाला, अरे तेरे जैसा पढ़ना है पढ़, जो होगा होगा, डोनेशन हमने बैठे ना भाई, इतना सोना बेच के इतने करोड़ कमाए, क्या कमाएंगे, चिंता मत कर तू, तो जैसा आए वैसा लिखना, जितना मूड में हो, जितना मन में आए, भाई गेम खेलो, जो करना है करो,
थोड़ा चिट चैट करो, खुश रहो। जैसा दोगे, हम बैठे ना, बापू बैठा है यहाँ पे, चिंता नहीं करने का, कोई चिंता नहीं। देखो बच्चों, मैंने भी कोई पढ़ाई की नहीं है, धंधा चल रहा है ना, चल रहा है, अपने कोई टेंशन नहीं लेने का, बस एग्जाम दे के आने का और जो मन में आए वो लिख के आने का। तूने मोबाइल में जो देखा है, तूने जो वेब सीरीज देखी है, स्टोरी देखी है, वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टाइम में मास्टर इतने शानदार थे कि 10 रुपये मिलते थे एक कॉपी टिक करने का, तो फटाफट टिक करना इजी रहता था, तो हमें तो ऐसे ही पास किया है। तो आप भी उनको बाईपास करो और स्टोरी अच्छे से लिखो, बस पहली लाइन सही होनी चाहिए, लास्ट लाइन सही होनी चाहिए। प्रश्न आया है कि पुल कैसे बनता है, तो लिखना है ऊपर के भी, पुल कैसे बनता है इसके बारे में हम विस्तार से आज जानने वाले हैं। और एंड में लिखना है कि कितना अच्छे से पुल बनता है, देखिए आपने कितना अच्छा है। और बीच में पुल कैसे ब्रेक हुआ था, फिल्म में जो स्टोरी आई थी ना, वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ऐसे काम चल सकता है? तो ऐसे एक्सपीरियंस अगर आदमी शेयर करता है, जैसा बच्चे ने कहा एक्सपीरियंस है, पिता अपना एक्सपीरियंस अगर ऐसे शेयर करेगा तो भी वो उन्हें केयर नहीं कर रहा है। तो वास्तव में दोनों तरीके काम के नहीं हैं। जहाँ ओवर स्ट्रेस करते हैं वहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ ओवर फ्री कर देते हैं वहाँ भी एक प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि उन्हें एहसास कराए, पर बार बार न कहें। उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो जाए कि देखो बच्चों, तुम्हें जो परफॉर्म करना है, ये एक मौका है, तुम्हारा पीक परफॉर्मेंस तुम्हारी पावर और तुम्हारी जर्नी को बेहतरीन बना सकता है। अब ये निर्णय तुम्हारा होगा, अब हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर विश्वास है और तुम्हें अपनी एनर्जी को उसमें चैनल करना है। अपने तरीके से अपनी बात को एक बार रख दिया, इस तरह से रखना है, मौका देख के रखना है। ऐसा ना हो कि वो मोबाइल देख रहा है, कोई मूड अलग है कि वो आउट तो नहीं हो गया क्रिकेट में, वो मैच के अंदर उसका मूड लगा, आपने कुछ बोला तो कोई फायदा नहीं। सही मौका देखकर कनेक्ट करना, उसे कन्वे करना और उसे कन्विंस करना, उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, उस दिन आप स्ट्रेस फ्री और वो जिम्मेदारी से युक्त हो जाएगा। तो जब तक उसकी हिस्सेदारी, उसकी जिम्मेदारी इंश्योर नहीं होती है, तब तक ये एग्ज़ाम वो माँ की एग्ज़ाम है, बच्चे की एग्ज़ाम तो चालू हुई नहीं। तो बच्चों को एहसास कराना कि उनकी पढ़ाई उनके कैरियर और उनके गुडविल के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, अगर उन्हें एहसास हो गया तो अपना काम हो चुका। कितना अच्छा है अगर वो माँ, वो पिता कूदने की जगह बच्चों को तैरने की एक्टिविटी सिखा सके। एक छोटे स्विमिंग पूल पर अगर एक्टिविटी सिखा दी जाए तो नदी में डूबने का खतरा वहीं समाप्त हो जाए। तो बेटर क्या है? पहला मॉडल था कि तैरना नहीं आता है, बच्चा तो डूब रहा है, अपन भी साथ में उसका हाथ पकड़ के दोनों डूबते हैं। दूसरा था कि हम कूद गए भावुकता में, पर हम बच्चे को निकलने का मौका दें, उसका हाथ पकड़ के उसको डुबोए ना। तीसरा है हम बाहर रहे, उसका हाथ पकड़ के निकाले। और चौथा है कि वह डूबने की नौबत ही ना आए, हम उसे सिखा दें वो टूल पहले ही। कैसे? उसे पहले नदी में डूबने का एहसास दिलाए, नदी से पहले एक स्विमिंग पूल में उसे बताएं कि डूबना कितना खतरनाक है और तैरना कैसे होता है। मतलब उसके मिनिमल स्ट्रेस का एक्सपीरियंस उसे करा दें, उसे स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी दे सके। स्ट्रेस वही नहीं है जो खाली माँ बाप देते हैं, स्ट्रेस पीयर प्रेशर से भी आता है, स्ट्रेस स्कूलिंग से भी आता है। और टीचर्स, स्कूल सिस्टम्स कितने पावरफुल है। प्री बोर्ड, प्रीलिम, सेकेंड प्री बोर्ड, सेकेंड प्रीलिम, ये पता नहीं कितने कितने एग्जाम करते हैं। बच्चों को पता नहीं चैन की सांस लेने का टाइम मिलता है कि नहीं, पता नहीं। और वो बोर्ड के एग्जाम के पहले इतने बोर हो जाते हैं कि परफॉर्मेंस के दिन तक तो वो बेचारे डाउन हो जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी में भी कई बार चले जाते हैं। और वही बात आप घर पे कुछ भी कर ले, घर में बहुत अच्छा भी व्यवहार कर ले,
तो भी सॉल्यूशन पूरा नहीं है जब तक उन्हें तैरना आपने नहीं सिखाया। तो एक है जो आपके सहारे पर डिपेंडेंट बच्चे हैं, और एक बच्चे वह हैं जो स्ट्रेस में आप उन्हें छोड़ दें, वो खुद लड़के उससे निकल जाएंगे। उतनी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग आपने दे दी। आप भी निश्चिंत, क्योंकि आपको पता है आपका बच्चा है, ये कुल का नाम रोशन करेगा, ये अपना बेस्ट करके आने वाला है। कोई भी आए टेस्ट, ये करेगा अपना बेस्ट। इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तो कितना आनंद आ जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे विजेता बने, जीत कर आए? कितने लोग चाहते हैं? पर कितने लोगों ने तैयार किया उन्हें हार के लिए? जीत की तैयारी हर कोई करता है। जीत के लिए मोटिवेशन कॉमन है। कोई भी फिल्म हो, सीरियल हो, एडवर्टाइज हो, और कोई भी राजनेता हो, स्कूल टीचर हो, हर कोई तो वो सिखा रहा है जीतने की बात। हर कोई अपना रिजल्ट, अपना परफॉर्मेंस चाहता है कि स्कूल का परफॉर्मेंस हमारा अच्छा हो, सब बढ़िया हो। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने बच्चों को स्ट्रेस के लिए, किसी हार के लिए, किसी फेलियर के लिए तैयार किया है क्या? आपके कितने लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आए? लगभग सब चाहते हैं। पर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ आने के लिए क्या आपने तैयार किया? कि कोई बात नहीं, सेकंड आ गए, कुछ नुकसान नहीं है। ये एक होती है जीत, दूसरी होती है राइट जवाब। किसने दिया? आपका नाम? अभी धाकड़ ने एक धाकड़ जवाब दिया। इनके लिए एक। तो वास्तव में जीतना और हारना विकल्प नहीं है, जीतना और सीखना एक विकल्प है। हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, सीखेंगे या जीतेंगे। यानी जीतने से हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, और जहां न जीत पाए वहां उसे हम सीखेंगे। इसलिए एक शब्द आता है मिस्टेक। डोंट मिस टू टेक फ्रॉम योर मिस्टेक। तो मिस्टेक से, गलतियों से गिल्टी होना सरल है, गलतियों से अपने आप को बिल्ट करना बड़ी चीज है। एक है गलतियों से गिल्ट की तरफ जाना, और गलतियों से बिल्ट करना अपने आप को। बिरबल से पूछा गया, तुम इतने होशियार, इतने बुद्धिशाली, कारण क्या? किसने सिखाया है तुम्हें? उसने बहुत सुंदर कहा। उसने कहा, मैंने जो ट्रेनिंग ली है ना, मूर्खों से ली है। किससे ली है? पुरखों से नहीं ली है, मूर्खों से ली। मूर्खों से लिए मतलब मूर्ख व्यक्ति सीखा कि गलती कौन सी आदमी गलती करता है वो मुझे नहीं करनी बस। मतलब फेलियर के इतने तरीके रहे, एग्जाम में लिखा पर पेन में रिफिल नहीं थी, तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बहुत अच्छा सीखा पर लिखा नहीं, टीचर को दिखा नहीं, तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। लिखा पर अच्छे से ग्रामर का ध्यान नहीं रखा, जो लिखा था उसको सही लिखा, उसको काट दिया, गलत लिखा उसे ऐसे छोड़ दिया, फिर उसको करेक्ट नहीं किया, ठीक नहीं किया, सिली मिस्टेक किया, तो उसे सीख लिया कि भाई ये गलतियां होती हैं, ये तो मुझे नहीं करनी, ऐसी नादानी तो मैं नहीं करूँगा, ऐसी मूर्खता नहीं करूँगा। इससे भी वह होशियार समझदार बना। यानी हम गलतियों से भी सीख सकते हैं, खुद की गलतियों से भी, दूसरों की गलतियों से भी हम सीख ले सकते हैं। तो सीखने के लिए ज़रूरी है गलतियां से भी सीखने का मार्ग हमारा प्रशस्त बने। दूसरी बात, फेलियर इज द की टू सक्सेस। हम जनरली फेलियर से दूर भागते हैं। हमें फेलियर, फरियाद ये बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को पसंद है क्या? फेलियर, फरियाद, नुकसान, उसे हम बहुत दूर भागते हैं। पर वास्तव में ऐसे कितने व्यापारी आप में से जिन्होंने कभी भी लाइफ में नुकसान नहीं किया? ऐसा कोई व्यापारी यहाँ है? आज तक कभी नुकसान नहीं किया। ठगा हुआ बोलता नहीं, पर नहीं ठगा गया वो तो बोले। तो शायद ही कोई व्यापारी है जिसने कभी नुकसान ना किया। आप में से कितने लोग जो खाना बनाना जानते हैं? इस सब का तो ठेका मत लीजिए, कोई नहीं जानने वाला भी हो सकता है। सब लोग जानते हैं। अच्छा, खाना बनाने में कभी कुछ जला हो, कभी कोई नमक कम ज़्यादा हुआ हो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपने हार मान ली उससे?
अगर आप हार मान लेते कि अरे ये जल गया है तो नहीं आता, मेरे को आता ही नहीं, अभी कभी नहीं करूँगी, जब तक मुझे अच्छे से ना आ जाए मैं उसको हाथ ही नहीं लगाऊंगी गैस को। एक सरदार जी, पानी से डर लगता था, तो उन्हें बोला कि तुम समुद्र की यात्रा करते हो, तुम नेवी के अंदर काम ड्यूटी पे रहते हो, तो तुम्हें तैरना आना चाहिए। तुम शिपिंग इंडस्ट्री में हो, नौका यात्रा, शिप यात्रा करते रहते हो, कभी कोई काम पड़ जाए तो तुम्हें तैरना तो आना चाहिए। उसने बोला भाई पानी से मेरे को डर लगता है, पर जैसे तैसे 10,000 रुपये भर के क्लब में ट्रेनिंग के लिए उसने एंट्री की। वहाँ स्विमिंग पूल और ट्रेनर्स थे, सब थे। वो ट्रेन करने के लिए पानी में जाता है, पानी में पैर रखता है, हिलाता है, करता है। बोले पहले पैर हिलाओ अच्छे से भाई। बोले पानी में करने के लिए स्विमिंग में ट्रेनिंग कराई जाती है कि पहले पानी में पैर हिलाना ये सीखो पहले। जैसे पैर रखा, इतना ठंडा पानी, और देखते ही पानी का डर, बोले डर लगे डर लगे डर लगे। वो बोले जब तक मैं तैरना नहीं सीखूंगा ना, पानी में पैर ही नहीं रखूंगा। बताओ वो कितने दिन में तैरना सीख जाएगा? नहीं, उसने भर दिया, पूरा फीस भर दिया। देखो भाई, वो मजाक मत करो उसका। उसने ठान लिया मुझे सीखना ही सीखना है, मैं सीख के रहूंगा, सीखे बिना पानी में पैर नहीं रखूंगा। कितने दिनों में वो सीख जाएगा? बोलो भाई, कितने दिन में सीखेगा? क्यों? पैसा भर लिया ना भाई, मन बना लिया है ना। 1 महीने में यार वो यूट्यूब में वीडियो देख रहा है, तैरते कैसे देखो, वो हाथ ऐसे मारता है, वो वैसे मारता है। बोले बटरफ्लाई स्विमिंग, बोले हैंड स्विमिंग, और लेग्स में कैसे मूव करना है, कैसे अप डाउन करना है, वो सारी चीज़ देख रहा है। तो कितने 1 साल में तो सीख जाएगा। नहीं तो डूबेगा कैसे? पानी में पैर रखेगा ही नहीं ना वो तो कहने का मतलब बंधुओं, जीत के लिए हार को भी स्वीकार करने की ताकत चाहिए, उन झटकों से भी सीखने की, जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक करना। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर कितना जल्दी हम खड़े होते हैं वो बड़ी चीज़ है। गुस्सा आना कॉमन है, वो गुस्सा कितना जल्दी आप छोड़ पाते हो और उससे कितनी जल्दी सीख पाते हो, कितने ज़्यादा उठ पाते हो वापस। रूठना सरल है, पर वापस उठना महत्वपूर्ण है। तो हमें वापस उठना, वापस बाउंस बैक करना, वापस कैसे अपने आप को कूल करना, जो बात पकड़ी उसे कितना जल्दी हम छोड़ पाते हैं, ये सीखना लाइफ की एक बहुत बड़ी कला है। मुझे लगता है हर परिवार की बुनियाद यहाँ है। अभी हम कल एक जगह वर्कशॉप पर थे, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ की एक जो वर्कशॉप है, वहाँ पे हमारी एक वर्कशॉप रखी गई थी। उत्थान का एक सेशन रखा गया था जो लगभग 2 घंटे का था, जिसमें 300 उनके क्वालिफाइड स्टाफ जो इस डिफेंस में लगा हुआ है, उन्होंने बोला कि हम पूरे हर व्यक्ति को जाना है उसमें। वरना होता कोई सेशन होता है तो अमुक सेक्शन को छोड़ते हैं, तो पूरी कंपनी के पूरे स्टाफ को अपने मेन पीक टाइम के अंदर उन्होंने रिलीज किया कि उन्हें लगा कि सबका उत्थान होना चाहिए। और उस 2 घंटे के सेशन में 2 फॉरेनर्स भी थे, एक कोई रशियन था और एक इजरायलियन था। वो दोनों भी जुड़े और इतना एक अच्छा एक अलग ही माहौल बना। और उसके अंदर हमने देखा जो उसके मेन जो मालिक है, उनके जो पिता है, जो मेन मतलब फाउंडर है इसके, उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति से चर्चा चली तो उसने बताया कि व्यापार में कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। इतना बड़ा व्यापार है कि टॉप 1000 रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया में उनका नाम है, 700 कुछ नंबर है उनका। पर इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। उनसे पूछा आपने पढ़ाई बढ़ाई? बोले हमने कोई खास पढ़ाई नहीं की है। ठीक है। बोले कि इतना बिजनेस? बोले बहुत तरह के बिजनेस किए, नुकसान भी किए, सब किया, अंदर सीखते गए, करते गए, बढ़ते गए। पर एक चीज़ उनको लगी जो उन्होंने शेयर की कि हम अपने बच्चे हो चाहे कोई भी हो, हम एक ही चीज़ कहते हैं कि फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्या आपके जो कोई भी धंधा हो, धंधा स्पेस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, रिसर्च का हो, या एक ठेला गाड़ी का हो, कोई भी तरह की दुकान हो, सोने चांदी की हो, हीरे मोती की हो, या वुड और प्लाई की हो, किसी की भी सप्लाई करनी, धंधे के कुछ असूल मेन है।
वो 5 असूल 10 असूल जिसके अंदर उतर गए हैं ना, वो धंधा कर सकता है। वैसे ही पढ़ाई के कुछ असूल है। पढ़ाई आप क्या करते हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी विषय हो, अगर आप दिल से उसको पढ़ाई को करते हो, आपको एक अलग आनंद आएगा। तो अगर वो दिल में नहीं उतर रहा, खाली दिमाग अंदर लगा रहे हो, सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे उसे। कब आपका लाइफ मुड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मुड़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे जुड़ना। जुड़ाव के बिना पढ़ाई में अंदर दिमाग में चलेगी लड़ाई। तो दिमाग की लड़ाई ना हो, पढ़ाई एक आनंद का स्रोत बन जाए। भले हम दिन में 2 घंटा ही पढ़ते हैं, पर जब पढ़ते तब दिल से उतर जाते हैं अंदर, एक अलग आनंद आता है। धंधे में बैठा है वो आदमी 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकला, मतलब उसके अंदर उतरा है। अरे वो बोले अरे 2 घंटे हो गए, आज ग्राहक को नहीं आया, कहीं करा क्या करा भाई। और वो तो देखो विंडो शॉपिंग करके चले गए, खाली साड़ियाँ बिखेर के चले गए। अगर वो आदमी इतना सोचेगा तो वो धंधा नहीं कर सकता। 2 तरह के व्यापारी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक व्यापारी था, उसकी साल की 10 लाख की कमाई थी, मगर हर साल उसके टर्नओवर में उसका 4 लाख का नुकसान होता था। मतलब वो 14 लाख कमाता था और 4 लाख का नुकसान हो जाता था। एंड में उसको 10 लाख मिलता था साल में। तो हर साल 4 लाख का नुकसान होता। जब वो शेयर करता अपने पिता को, अपनी मम्मी को, अपनी मिसेस को कि 4 लाख का नुकसान है, उसके अंदर एक डर दिखता था। तो 4 लाख का नुकसान हो रहा है भाई। तो श्रीमती ने बोला वो धंधो छोड़ो भाई, तो नुकसान गणो है ना। तो उसने बदल दिया अपना काम, नया काम शुरू किया। अब इतना फुल प्रूफ काम। अब उसका नुकसान कितना होता है? 4 लाख की जगह केवल 4,000 का नुकसान, पूरे साल में केवल 4। कमाई कितनी होती है? कमाई 4 लाख की। 4 लाख की कमाई, 4,000 का नुकसान। पहले 14 लाख की कमाई, 4 लाख का नुकसान। बताओ होशियार कौन था, पहले वाला मॉडल कि दूसरा वाला? पहले वाला नुकसान ज्यादा होता है ना भाई। आप ये नहीं समझ रहे हो बात को। तो वो बोलता ना भाई इसको काम नहीं करना, बीपी हाई लो हो जावे भाई, नहीं करना कोनी। कमाई कम होवे चाल से आपने भाई, अपन सिक्योर्ड काम करना भाई। नुकसान कम होना चाहिए भाई। वो समझदार इंसान करे कम नुकसान, कमाई हुए नहीं हुए कोई बात को नहीं भाई। आप दुकान टाइम पास वास्ते बैठा कि कौन बाल ये सफेद हो गया, चल कैसे चलेगा काम। अब ये बताओ कि पहले वाला बनिया सही था कि दूसरे वाला? इसे क्या कहते हैं? कंफर्ट जोन से निकलना, अपने नुकसान को भी झेलने की पावर रखना। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप बड़ा धंधा, बड़ा व्यापार और कोई भी बड़ा काम लाइफ में शायद नहीं कर सकते। बड़े काम और बड़े मुकाम के लिए उसके अंदर की उस स्ट्रेस को हैंडल करने का भी पावर चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, पर स्ट्रेस को मैनेज करने वाली लाइफ। स्ट्रेस न होने से आपको अगर कोई बोले कि एग्जाम देना हो तो देना, नहीं तो मत देना भाई, पढ़ाई करना बस तुम, तो क्या वो पढ़ाई उसकी अच्छी होगी? वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? बोले पढ़ लियो घणो ही, एग्जाम तो नहीं देनी इस बार, चलो भाई अगले साल अगली किताब पढ़ते हैं। तो शायद उसका रिगेनिंग पावर, रिकलेक्शन पावर, रिटेंशन पावर, उसका पढ़ाई करने का मोटिवेशन ही कम हो जाएगा। तो ये एग्जाम होना भी इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में स्ट्रेस होना भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो स्ट्रेस बैलेंस होना चाहिए। एक व्यक्ति को पैर हिलावे ही को नहीं, पैर भी थक जावे हमारे तो चलाना ही को नहीं। 3 महीने तक आप पैर को बिल्कुल मत हिलाइए और देखिए उसकी मसल कैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्टिफ हो जाएगी, जाम हो जाएगी। वो बोले चालने चलने दुखे घणो भाई, चलना ही को नहीं, अब चलना ही को नहीं, बैठ जाओ, तो पूरा ही बैठ जाएगा, पूरा अकड़ जाएगा शरीर। तो जरूरी है कि उसको सामना करना, चलना जरूरी है, दौड़ना जरूरी है, उस स्ट्रेस को हैंडल करना जरूरी है, उस स्ट्रेस को मैनेज करना भी जरूरी है। चलना बुरा नहीं, अरे महाराज आप इतना व्यायाम करो, अरे इतनी चढ़ाई करो, अरे चढ़ाई जरूरी, चलना जरूरी है, पर वीरे सागे सागे वीरी एक्सरसाइज होनी, वीरी टोनिंग होनी, वीरो स्ट्रेस के सागे वित्तो वीरे रिलैक्सेशन देनो, वो बहुत जरूरी है। अगर उसको मैनेज करते हुए हम चल पाए तो ये बेस्ट चीज़ है। और इसीलिए आज इतने योगा, इतने एरोबिक्स, इतना मैराथन, इतनी सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की जाती है, क्योंकि चलना, बढ़ना, अपने शरीर को काम लेना ज़रूरी। आप याद कीजिए आज से 40 साल 50 साल पहले की दुनिया,
आटा चक्की कैसे होती थी? एक बटन दबाया, काम नहीं होगा, घुमाओ। आज कोई घुमाता है? और उसका हाथ बोले आज दुखे है भाई, कहीं करा, तो बोले भाई चक्की पीसू, आसन लगाओ। आजकल ये आसन चलता है, काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट बोलते चक्की पीसू आसन लगाओ, उसके नाम थोड़े बदल चुके हैं। बोले कपड़ा धोना निचोड़ना बहुत भारी है भाई, वॉशिंग मशीन बटन दबाओ भाई। और आज काम वाली को नहीं आई, अब कहीं होशी भाई, आज बिजली गई, माँ की तो अंदर की पावर गई। तो बोलते आजकल आसन कौन सा है? कपड़ा निचोड़ो आसन। बोले ऐसे करो। बोले आपको यहाँ दुख रहा है, नसें दुख रही है, ऐसे करो। सही कह रहा हूँ गलत क्या? ये सब एक्सरसाइजेज है। तो वास्तव में ये कपड़ा निचोड़ो आसन हो, चाहे चक्की पिसू आसन हो, गट्टी चलाऊ आसन हो, धक्का लगाऊ आसन हो, ये सारे आसन जो हैं ये अलग अलग एक्सरसाइजेज थी जो हमारी जीवन शैली में थी। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फिजिकली ये एक्टिविटीज होती थी। जो आदमी बैठ के पोछा करता है वो भी एक एक्सरसाइज है, जिसको कहते हैं मंडूक आसन। पता नहीं कितने कितने आसन के उसके नाम है अलग अलग, कि अगर बैठे बैठे ऐसे चलना, जैसे आप बैठे हो, अरे क्या हुआ, अरे भाई आप रोल मॉडल बन रहे थे, अरे अभी से एक नई छवि बन रही थी आपकी। तो पर वो जो बैठने का जो आसन है उसमें तरीके से उसमें बैठ के पैरों पर चलना, मतलब तो शरीर को खाली अपने पग तलियों पर सेट करके बैठे बैठे चलना, जो एक आदमी पोछा लगाते हुए करता है या यूज करता है। आज खड़े खड़े स्वीपर को स्वीप करते हैं, बोले कमर दुखे भाई, कहीं करा नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन अभी जरूरत नहीं है किसी को भी, मतलब एक की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं। पर इम्पॉर्टेंटली ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को यूटिलाइज करें। आज आप में से कितने लोग जो ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि कहीं करा बैठा बैठा दिमाग घड़ो घूमे हैं इन्हें विने, कितने लोगों का होता है? आप लोगों का नहीं होता है ना? कितने लोग हैं जब वो बैठे रहते हैं ना, माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं, विचार बहुत आते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? वो हाथ ऊपर करेंगे अच्छे से। देखो ये जो लोग हैं ना यहाँ पे, ये विचारक लोग हैं, विचारक। कितने बड़े विचारक है, देखो वो विचारे नहीं है, वो विचारे, कितना विचारते हैं, विचारशील व्यक्तित्व है इनका। दे आर द ग्रेट थिंकर्स ऑफ अवर टाइम। आप सबके लिए एक शानदार, ये वास्तव में कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। यू आर ग्रेट थिंकर्स। बस सोचने के लिए सही दिशा की जरूरत है। सोच रहे हैं पर जब एक ही सोच को बार बार करते हैं, उसको आजकल शब्द कहते हैं ओवर थिंकिंग। एक ही थिंकिंग ये हमारी पावर है, ओवर थिंकिंग हमारी प्रॉब्लम है। थिंकिंग मतलब सोचना, नए नए विचारों पे सोचते हैं, यहाँ बैठे हैं सोचते वहाँ का है, वहाँ का है, वहाँ का है, और ये वीरो घर किया चाले देखो, वो तो यहाँ घूम रही है देखो। विचार चलते रहते हैं। विचारना कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। तो विचारना, अगर एक ही विचार में घूम जाते हैं, अरे कहीं करा, मम्मी तो माने को नहीं, पिताजी यहाँ करे, वो भी यहाँ करे, भाई समझे को नहीं, फिर वापस बार बार वही अगर सोचता रहता है, इसको बोलते थिंकिंग लूप। एक लूप के अंदर, एक गोले के अंदर, चक्रव्यूह के अंदर, विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाना। विचारों का चक्र चलना ताकत है, विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाना एक प्रॉब्लम है। तो थिंकिंग इज नेवर ए प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, जब भी आपके अंदर विचारधारा, आप लोग विचारक हैं, उस विचार को एक दिशा दे दे बस। जब आपके मन में विचार आ रहा है, धंधे में क्या करे, कैसे करे, ये विचार आ रहा है, एक डायरी लीजिए, ऊपर हेडिंग दे दीजिए बिजनेस, उसे बिजी हो जाइए उसमें सोचने में, जो दिमाग में आ रहा है। अरे ये बिजनेस में नुकसान हुआ था पिछले साल, इसमें ये हुआ, आजकल तो जीएसटी ऐसी है, नोटबंदी में ऐसा हुआ, इनकम टैक्स ऐसी हो रही, जितने पॉइंट आ रहे हैं दिमाग में लिखते जाओ। पर एक ही बात का ध्यान रखो, एक पॉइंट को रिपीट नहीं करना है, एक पॉइंट को रिपीट नहीं करना है। आप देखो कि करते 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 100, 500, 1000 लाइन जितनी लिखनी लिखो, पर एक समय आएगा उसका अंत हो जाएगा। तो अगर आप सोचोगे तो वो 10 पॉइंट ही घूमते रहेंगे 1000 बार और 10,000 बार, और इसमें एक बार में वो बाहर आ जाएंगे और आपके अंदर खुशियां भी सदा बाहर बन जाएगी।
अभी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थोड़ी देर पहले। हमारे ये डायनामिक यंगस्टर्स हैं जो जिनके पास पावर ऑफ ग्रेट थिंकिंग है, ग्रेट थिंकर्स हैं हमारे, विशेष चिंतनशील युवक युवतियाँ, कन्या किशोर, इन्होंने एक एक्टिविटी की जिसका रिजल्ट आज हम बताने वाले थे। और इतना अच्छा कार्य किया, मैं नाम उनका रिलीज नहीं करूँगा क्योंकि इनके नाम इतने अच्छे हैं कि नाम क्यों बताया जाए। तो इसमें 7 ग्रुप बनाए गए। बंधुओं ध्यान से सुनना इसका रिजल्ट। इस एक्टिविटी से हमें क्या मिला, 7 ग्रुप बनाए, 3 यंगस्टर्स के। और सबसे अच्छी बात, उस एक्टिविटी में कितने लोगों को आनंद आया? वेरी गुड, वंडरफुल। इन सब के लिए एक तो इन यंगस्टर्स के अंदर मैंने इनको एक टेस्ट रखा था, पेशेंस टेस्ट। के बाद अभी 10:55 के आसपास टाइम हो चुका है और जब ये कहा था तब 8:40 थी। 8:40, 9:40, 10:40 मतलब 2.25 घंटे तक वो सब्र रख पाए। कितनी बड़ी बात है इनके लिए। एक जो 1-2 चले गए उनके सिवाय सबके लिए उम्र है। वो हालांकि शायद उनकी बोर्ड एग्जाम्स वगैरह ये पढ़ाई का कुछ कार्य भी था। सेकेंड चीज़ बात चल रही कि पॉजिटिविटी, जितनी चीज़ें हो रही है लाइफ में, अप डाउन हाई लो, मेरी शादी जल्दी होगी, मेरी शादी होने में कहीं टाइम लग रही है, मेरी पढ़ाई क्यों हुई, मेरी लड़ाई क्यों हो रही है, मेरी मम्मी की हेल्थ, मेरे पापा की हेल्थ और मेरे घर की वेल्थ, बहुत सारा चिंतन हो सके। मैं इसके बारे में पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, मैं एक जनरलाइज बात कह रहा हूँ। पर जो भी स्थितियाँ लाइफ में हो रही है, एक लाइन जीवन में सेट कर ले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। What happens is for a better good, greater good. What happens is for a better good, greater good. कुछ बेहतर होने के लिए आया है। अगर आज मैं रुक गया हूँ, शायद मुझे ज़्यादा बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आज छोटे सिलेक्शन में होता, मुझे छोटी नौकरी मिल जाती, मैं इंटरव्यू में फेल हुआ, मेरे लिए एक बड़ी नौकरी, बड़ा कार्य, मैं बड़ा एक व्यापारी बनने वाला, नौकरी का नौकर नहीं बल्कि एक बड़ा व्यापारी, उद्योगपति बनना शायद मेरे भाग्य में। इसलिए थोड़ा मुझे सब्र रखना है। कई बार हम गिव अप कर लेते हैं। किश्ती डूबी इसका ना हमें गम था, किश्ती डूबी इसका ना हमें गम था, गम इस बात का था जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था। यानी कई बार ऐसा होता है कि आदमी यात्रा कर रहा है और मान लीजिए एक ये स्टैंड से दूसरे स्टैंड इतने समय का एक पानी का एक ये पूरा नदी का प्रवाह है और वो तैरते तैरते यहाँ तक पहुँच गया, बस ये एंड पर आने ही वाला है, उसे किनारा दिख नहीं रहा, किनारा दिख नहीं रहा, उसने हार मान ली। अरे इतना तैरे, इतना चले, थक गए, नहीं पहुँच सकते, छोड़ो, और उस प्रवाह के अंदर पानी में डूब गए। और दूसरा व्यक्ति वो भरोसा रखता है कि कुछ बेहतर आने वाला है, बस हम पहुँचने वाले हैं। सोच रखनी है पहुँचने की। जो सोचता है पहुँचने के बारे में वो वास्तव में पहुँचता है, जो सोचता है रुकने के बारे में वो रियल में रुक जाता है। तो आप पहुँचने वाले सोच रखते हैं या रुकने की सोच रखते हैं? पर हम जनरली बातें लाइफ में कौन सी करती है, पहुँचने वाली या रुकने वाली? बस उसे ही रोकना है। बस आपको ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग ज्ञानी लोग हैं। कितना ज्ञान है आपको, बस उस सोच में पहुंचने की सोच रखें, रुकने की और रोकने की सोच नहीं। अरे मैं तो बुगू को नहीं, विनय भी रोक दिया। अरे भाई उसको पहुंचाओ, आप भी पहुंच जाओगे, उसको रोकोगे आप भी रुक जाओगे। तो वैसे ही सपोर्ट सिस्टम, खुद के लिए भी पहुंचने की सोच, दूसरों को भी पहुंचाने की सोच, खुद भी रुकने की सोच, दूसरों को भी रोकने की सोच को अब रोक दो, पहुंचने की सोच को शुरू कर दो, तो वास्तव में जीवन में चेंज आ सकता है। इस छोटी सी एक्टिविटी से हमने देखा कि 3 यंगस्टर्स आपस में डिफरेंट बैकग्राउंड का होने के बावजूद, डिफरेंट एज ग्रुप का होने के बावजूद, डिफरेंट क्वालिफिकेशन और डिफरेंट फैमिली ट्री से होने के बावजूद भी अपना स्ट्रेस शेयर कर सकते हैं। पहली बात, शेयरिंग द स्ट्रेस। दूसरा था इस एक्टिविटी का मीनिंग आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेस, कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, मैं कई बार जानता ही नहीं हूँ, मैं दौड़ता हूँ। कितने लोग हर सप्ताह एक आउटिंग पर जाते हैं, चलो आज एक सप्ताह में चलो कहीं घूमने जाते हैं, कहीं बाहर खाने जाएंगे,
सप्ताह में नहीं तो महीने में एक बार तो करते ही करते हैं। कितने लोग हैं? नहीं, नहीं, बड़ा पाव हो या पाव बड़ा हो, गुरुवार गुरुवार है, शनिवार शनिवार है, कल गुरुवार है, तो अच्छी बात है। जो भी करता है नहीं करता है, पर ये आउटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? आपको पता है क्यों? क्योंकि हम अंदर में सफोकेटेड फील करने लग जाते हैं, अंदर से घुट जाते हैं, हमें खुलने की चाह होती। पर अच्छा ये हो कि हम भले घूमने जाएं पर अंदर घर में न कभी घुट जाएं, अंदर में भी खिले हुए रहें। तो घरों में हो तो भी खिले हो, बाहर जाएं, एक्सपोजर एक्सपीरियंस आउटिंग करें, कोई मना ही नहीं है। पर ये आउटिंग हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, आउटिंग हमारी चॉइस होनी चाहिए। आउटिंग हमारे ऊपर एनफोर्स साइकोलॉजिकल प्रेशर से नहीं आनी चाहिए। तब हम सही मायनों में जीवन, खुशियों से भरा जीवन वास्तव में जी रहे हैं। तो हमें ये प्रयास करना है। तो इसीलिए आज हमने देखा एक एक्टिविटी से 3 चीज़ें सामने आई। पहला है शेयरिंग द स्ट्रेस, दूसरा है आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेस, और तीसरी एक्टिविटी की गई कि एक ग्रुप का पन्ना दूसरे ग्रुप को, दूसरे का तीसरे को दिया गया। तब सॉल्यूशंस देने का पावर, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना, सॉल्व करना शायद बहुत कठिन होता है, पर दूसरों को राय देना, और आप सब लोग राय बहादुर, और रायचंद जी राय बहादुर होना कोई कम बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। आज काउंसलिंग के कितने कितने पैसे लिए जाते हैं अमेरिका में काउंसलिंग के लिए, प्रॉब्लम को सुनने के लिए, उसके बारे में शेयर, अपना आइडिया शेयर करने के लिए कितने महंगे दाम होते हैं। कितनी पढ़ाई करता है आदमी कि मैं आंसर दे सकता हूँ। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने ज्ञानी लोग हैं। किसी की भी प्रॉब्लम आओ, ये ले भाई, घुटनों लोगे आटे, हल्दी लगा आटे, चुनो लगा आटे, आयोडेक्स, सब तैयार है। घरेलू नुस्खों हर घर में तैयार है। तो वास्तव में बंधुओं, अगले 3 मिनट में इस उपक्रम को आज हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। इस अंतिम 3 मिनट में हमने ये देखा, आइडेंटिफाइंग द, शेयरिंग द स्ट्रेस, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेस एंड सॉल्विंग द स्ट्रेस। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। SIS, SIS। पहला है शेयरिंग द स्ट्रेस, दूसरा है, तीसरा है सॉल्विंग द स्ट्रेस। तो हमारी लाइफ में हम अपने लिए भी कभी ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने परिवार में रहने का फ़ायदा ये है कि परिवार के सब बंधु इकट्ठे हों और वो अपनी प्रॉब्लम्स को साथ में शेयर कर पाए। अगर शेयर नहीं करेंगे तो सामने वाला केयर कैसे करेगा? दूसरी बात है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते करते कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और तीसरी बात है, हम एक दूसरे को सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मम्मी है, बच्चे का रिजल्ट आया, बच्चा फेल हो गया, मम्मी को क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए मैंने कनेक्शन तोड़ा था इंटरनेट का, तुम्हारे लिए मैंने अनुपमा बंद किया था। पिता ने बोला तुम्हारे लिए मैंने वाईफाई और डोंगल हटाया था, तुम्हारे लिए मैंने इतना पैसा कमाया और गमाया था, तुमने मेरी मूछ नीचे कर दी, मेरी कमर ने, मेरी स्कॉलर नीचे कर दी। तुम स्कॉलर बनते तो मेरी कॉलर ऊपर होती मेरे भाई, मेरे पुत्र। ऐसा कहने वाले पिता, उन्हें डांटने वाले पिता ज़्यादा पावरफुल पिता है या वो माता पिता जब बच्चा फील होते हुए आता है, डिप्रेशन में है, ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उसमें बहुत सारा पीयर प्रेशर है, स्कूल में उसका रिजल्ट डाउन हो चुका है, वो अपने दोस्तों के बीच अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा है, अपनी मम्मी के पास आके, अपने पापा के पास आके रिजल्ट बता रहा है, तब उसे ये कहने वाला कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम और बेहतर कर सकते हो। ये करने वाले माता पिता बेहतर हैं या वो पहले वाले? आप में कितने लोग फर्स्ट कैटेगरी में हैं, कितने लोग सेकंड कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी कॉमन है, पर आप लोगों को सेकंड कैटेगरी में जुड़ना है और स्पेशल बनना है। तो तभी फैमिली स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेंथ है। तो हमने आज पूरी बात की कि स्ट्रेस भी इम्पॉर्टेंट है, पर स्ट्रेस के समय
कैसे हम स्ट्रेस को शेयर करें, आइडेंटिफाई करें, सॉल्व करें और एक दूसरे का उस स्ट्रेसफुल टाइम्स में केयर करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों को शेयर करें ऐसे नुस्खे कि कैसे वो स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, कैसे उनकी फेलियर उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाएगी। अगर इस तरह का एक हम परिवार में एक माहौल बना सकते हैं तो वास्तव में परिवार स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ बन के आएगा। परिवार मजबूरी नहीं मजबूती है। ये हम सबकी ड्यूटी है कि परिवार मजबूरी नहीं मजबूती है। तो वास्तव में अब हम चरण करेंगे अपने गतिमान, और करना है हमें हमारा अपना अपना और अपने परिवार का उत्थान। चेहरे पर सदा हो मुस्कान, श्रीमती हो या हो श्रीमान, साथ जुड़ी है उनकी उनकी संतान। अब करना है अपने चरणों को गतिमान, पधार रहे हमारे युग प्रधान। अब हो जाओ सावधान, अब आ गया ये प्रावधान, हमें करना है निरंतर अपना उत्थान। इन्हीं के साथ आज के इस कार्यक्रम की संपन्नता। आज के इस कार्यक्रम में कितने लोगों को आनंद आया है और कितने लोगों को ओवरडोज हो गया है? और क्योंकि मैं बच्चों के धैर्य को आज देख रहा हूँ, और हमारे खुशबू जी है ना, खुशबू जी धाकड़ है, इनकी अपनी पकड़ है। इनके दो शब्दों को आज हम सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने दिसंबर 2021 में भावना भाई थी उरण के लिए। हमारे पुष्पा जी और मेहता जी, चंद्र प्रकाश जी, ये तो पता नहीं कितने साल से भावना कर रहे हैं, और उरणवासी की संतों का आगमन की ये भावना आज पूर्ण हो रही है। तो खुशबू जी के दो शब्द यहाँ खड़े होते हुए, बैठे बैठे बोलना, ठीक है? ऐसे फिजियोथेरेपी वाले खड़े भी हो सकते हैं, अलाउड। खाली 1 मिनट का समय, और इस कार्यक्रम को हम संपन्नता तक की ओर ले चले। ध्यान से सुनेंगे स्वर। खुशबू जी की भावना करीब 2021 से और आज 2023 में आगमन हुआ, और आज यंगस्टर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी भावनाओं को रखेंगे। हाँ खुशबू जी। कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मेरी बात को याद रखा, और मुझे याद रखा कि 2021 में मैं मेरे वर्कशॉप के लिए गई थी बॉम्बे में, जब महाराज बुलेश्वर में विराज रहे थे, और मैं मेरी मासी के साथ ऐसे ही गई थी उनके दर्शन के लिए। और फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा, और देखते ही आकर्षक, लाइक आए हो आप उनके पास और एक स्माइल, इतनी बड़ी स्माइल कि वो पर्सन उनके तरफ आकर्षित हो ही जाएगा। तो तभी एक श्रावक आए थे उनके पास में, और उन्होंने क्या बोला था कि हमारा बच्चा आवेश नहीं, महाराज आपका दर्शन करवा थे। तो महाराज ने उनको क्या बोला था, कोई बात नहीं, आपके घर गोचरी कर लेते हैं, वो सुबह नहीं उठते तो 11 बजे की गोचरी कर लेते हैं, हम दर्शन देने आ जाते हैं। तो वो चीज़ ने मुझे और अट्रैक्ट कर दिया इनके प्रति। फिर वर्कशॉप की वजह से नहीं कर पाई थी मैं दर्शन, फिर लास्ट डे दर्शन किए थे। तो महाराज ने मुझे बोला था कि आते रहना, दर्शन करते रहना। फिर हमने घाटकोपर में दर्शन किए थे महाराज के, तब भी उनको याद था उरण, फिर अभी नेरुल में भी दर्शन किए थे। अभी कुछ दिन पहले एमरेज बे में प्रोग्राम था, इतना सुंदर प्रोग्राम था, वो यूथ के लिए था, सबके लिए था। और हमारे जागृत मोदी जी ने इतना अच्छा मेडिटेशन करवाया हुआ, लाइक लगभग 10 से 15 मिनट हो गए और हमको पता ही नहीं चला कि 10-15 मिनट बीत गए। इतना मतलब इंग्लिश में बोला था उन्होंने, ईच एंड एवरी स्टेप समझा के डीप ब्रीथिंग में जाके बहुत बहुत अच्छे से समझाया था। और अभी जब रस्ते की सेवा कर रहे थे तो महाराज मुझे वही बोल रहे थे, मैंने उनको बोला था महाराज आप कभी पधारो नहीं पधारो, मैंने 2021 में आपको भावना रही थी गोचरी कि आपको मेरे घर पधार नहीं है। तो महाराज बोलते हाँ क्यों नहीं आएंगे। और अभी जो हम सबका हुआ यूथ लोगों को वापस बुलाया था, किशोर मंडल को, कन्या मंडल को, तो उन्होंने एक्टिविटी दी, सबको एंगेज कर दिया और बता के नहीं रखा था कि क्या होने वाला है। जैसे अभी बताया SIS, तो इनोवेटिव है, ट्रिकी है, हर एक चीज को कैसे जोड़ना है। और मुझे आज उन्होंने एक सीख दी कि जोड़ते तो हर कोई है, पर वो जोड़ना लॉन्ग टाइम के लिए कैसे जोड़ना वो आना चाहिए, और वो मतलब बताने को अच्छे से आता है। बस वो मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पे परिवारों की जो, तो ऐसी एक संप्रदाय, आपका नाम दिया जी,
आप आगे तैयार रहें और उसके पहले सूचना। हाँ फास्ट जल्दी जल्दी हेलो बनते आपका मेडिटेशन का सेक्शन रहेगा। आप सभी भाई बहन उसमें भाग ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और सुबह 9:30 बजे से एक विशेष कार्यशाला, वैसे तो ये भी कार्यशाला थी, इसको हम प्रवचन नहीं कह सकते, आपने जिस तरीके से हमें समझाया वो एक कार्यशाला थी। तो सुबह एक विशेष कार्यशाला जो हमारे जीवन के विकास में बहुत उपयोगी बनने वाली है। और कल हमारे को क्या है, छुट्टी है, तो सभी को ज्यादा से ज्यादा उस कार्यशाला में लाभ लेना है। ओम दिया जी अपने विशेष विचारों के साथ। हाँ जी, एमजी कॉम्प्लेक्स में भी दर्शन किए थे। एमजी कॉम्प्लेक्स वार्षिक में भी दर्शन किए थे। अभी आज वापस ये कर रहे हैं, ये अपने अनुभवों के साथ। वार्षिक में मैंने दर्शन किए थे। जैसे ही मैंने उनको मेरा नाम बताया, उन्होंने मेरे को 3 सवाल लाइन में पूछे। अब मेरे दिमाग में विचार कि अब मैं उनको क्या जवाब दूँ, बट उन्होंने मेरे जवाब को सुन के और इतना अच्छे से उन्होंने बस एक ही बात बोली कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे वो सुन के इतना अच्छा लगा। हम कोई कुछ भी बोले, बस वो एक ही स्माइल करके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैंने सुबह ऐसे मेरे पापा से बात की कि आज वो वहाँ से आ रहे हैं, मैं उनके दर्शन करने जरूर जाऊँगी। वो एक ही, कोई कुछ भी बोलेगा, गलत बोलेगा, सही बोलेगा, वो एक ही बात बोलेंगे स्माइल करके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरे को सच में यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बल्कि वास्तव में जो कोई बोलता है, मुझे लगता है कोई गलत भी बोलता ही नहीं, वो अपने अंदर से हमेशा सही होता है। वो अपने उसे जो समझ में आया है वो कहता है, और उसमें कोई अच्छापन मुझे दिखता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा। तो इसी क्रम में तो आपने भी बहुत अच्छा कहा और इतने शॉर्ट में इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट किया कि बिना किसी चुटकुला के सबको हंसा दिया। कितनी बड़ी बात है। दिया वही है जो सबके अंदर प्रकाश करे। बहुत अच्छा करके आपकी जो शैली है वो सबने सुनी है। और लगभग ये टाइम हो गया 11:10। इतना टाइम तक कोई बैठना नहीं है। आपने जो सरल भाषा में समझाया है, सभी के चेहरे देख लो, खुशी से मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। और कल की जानकारी दे दी है चंद्रभाई जी ने। सुबह प्रोग्राम है और दोपहर का जो प्रोग्राम है 9:30 से 11:30, उसके बच्चे दोपहर 9:30 बजे दोपहर हो जाएगी। अच्छा, तो अभी जी हमारे हैं। अरे क्या हुआ, अभी आगे आधे पीछे कैसे चलेंगे? अरे सूचना दे रहा हूँ, 9:30 से 11:30 बजे तक सभी को जीवन में विकास क्षेत्र के जो कार्यक्रम है उसमें आना है। और उसके बजाय लेडीज को कल घर पे खाना नहीं बनाना है, इसके लिए बिगड़ टेंशन नहीं रहना है। और कल के जो कार्यक्रम के भोजन के प्रायोजक है चंद्रप्रकाश जी मेहता। अब हमारे महेंद्र जी सिंघवी विशेष कितने बाबू जी भावों के साथ 2017 में आपके दर्शन किए थे। उसके बाद राशि वापस पिछले साल खाना किए थे। पिछले साल या 2019 में नहीं, कभी ना कभी किए थे। चलो आगे दर्शन किए थे। और तभी भी हम लोगों ने अर्ज किया था कि आप उरण पधारो। और 2 बार आप वासी तक आए थे, लेकिन उरण तक क्या पता आप नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद पनवेल में हम आपके दर्शन किए थे। पनवेल में वापस जब भी आप महेंद्र मुनि जी के दर्शन करने पधारे थे आचार्य श्री के वहाँ से, तभी नहीं, यहाँ से आचार्य श्री के दर्शन करने जा नहीं। हाँ बराबर, समझ गया। और आज भी जब हम
वहाँ पर दर्शन किए हमने, कभी रास्ते में आते वक्त सेवा की, कभी इनकी बहुत इच्छा है कि जैन पीढ़ी में या कहाँ कहाँ पर भी एक बड़ा प्रोग्राम हो, और हम लोग ट्राई भी करें, लेकिन वो नहीं, अरे अपने यहाँ हो रहा है, सब हो गया हमने। हाँ, इधर पे तो सब है ही है। इन्हीं के भाई है जितेंद्र सिंघवी हैं, जब हम वाशी में रहे तब वो अध्यक्ष थे, अब यहाँ आए तो ये अध्यक्ष बने। तो ये इनके परिवार ने जिम्मेदारी पूरी ली हुई है कि जहाँ जाएंगे वहीं पाएंगे। तो एक अच्छा एक क्रम बना। अब अपनी भावनाओं के साथ अभी के बाजू में कौन है, क्या नाम है, वाइट एंड वाइट, नाम क्या है? मन, तुम्हारा मन है अच्छा, खड़े हो जाओ। मन का मन बहुत अच्छा है। और अभी अपने खड़े तो हो जाओ मेरे भाई, क्या हो, आगे आगे, इधर तक महाराज के बाजू में, इधर महाराज, थोड़ा और इधर, थोड़ा और। तो मन की बात मन के साथ। हाँ, आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा, इतना सा बताना है आपको। आज आप यहाँ पे आए हो और काफ़ी समय से आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं। आप जो सोच के यहाँ आए और आप क्या पाए, ये आपको बताना है। क्या सोच के आए थे और क्या मिला आपको? हाँ जी, शांत, हाँ हाँ, शांत, हाँ। जब मैं आया था, हाथ खोल दीजिए, हाथ खोल दीजिए। हाँ बोल। जब मैं आया था तब आपने एक सेशन लाइक टेस्ट लिया था कि अपने प्रॉब्लम का नाम लिखिए, और फिर अपन ने शीट्स एक्सचेंज किए थे कि एक ग्रुप के प्रॉब्लम के लिए दूसरा ग्रुप सॉल्यूशन लिखेगा। तो वो एक एक्टिविटी मुझे अच्छा लगा। मतलब कोई भी आप जैसे उन्हें राय दे सकता है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक टॉपिक के लिए दूसरे का परसेप्शन अलग होता है। तो वो हमने शेयर किया। फिर आपने बताया था, मनीषी जी ने बताया था कि अपन कैसे एक एक्सरसाइज किया था और एक सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। तो SUBC उन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन किया था, सबकॉन्शियस माइंड का। और उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स क्लियर किए थे उसके कि माइंड कैसा होता है। मतलब मैं पढ़ता था उस बारे में, थोड़े डाउट्स थे तो उन्होंने क्लियर किए। तो जान के मेरा माइंड और फ्री हो गया, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया। तो वो मुझे अच्छा लगा। इन्होंने पूरी सेशन की समरी दे दी है, ये भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ सुनेंगे मंगल। अपने आप को बेजोड़ अनुभव करते हुए चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण